हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी तरुण मित्र में आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है। पेश हैं देश और दुनिया के हालात पर उर्दू अखबारों के तबसरे। उर्दू अखबारात ने अभी भी ईरान और अमेरिका के बीच जो जबरदस्त तनाव का माहौल चल रहा है, पिछले दिनों लंबी एक महीने से ज्यादा हुई जंग के असरात को लेकर के अभी भी अखबारों को अपनी सुर्खियां और उस पर तबसरे जारी रखे हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग को और आगे बढ़ा, सीज फायर को, और की तारीख कल खत्म हो रही थी उसको और आगे बढ़ा दिया है। और फिर अभी उसमें कोई मुद्दत तय नहीं की है, इंडेफिनिट है। लेकिन इसके बावजूद ईरान जो है किसी भी तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात को मानने को तैयार नहीं हो गया। उसका मानना यह है ईरान का कि डोनाल्ड ट्रंप किसी गहरी चाल के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। वो युद्ध टालने के या सीज फायर को आगे बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके पीछे उनकी कोई बहुत गहरी मंशा है। और उसने इसके इस सीज फायर को मुद्दत बढ़ाने से इनकार किया है और कहा है कि नहीं, ईरान जो है अपनी तैयारी कर रहा है। अगर ईरान पर कोई हमला होता है तो वो इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और इसके साथ ही इस्लामाबाद में जो बातचीत का दौर चल रहा है, दूसरे दौर की बात होनी है, शुक्रवार को कहा जा रहा है कि बात होगी। तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि शिरकत करेंगे। तब डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान आने की चर्चा को लेकर बड़ा जबरदस्त शोर है और कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप आ रहे हैं तो जरूर कोई खास बात है और ये जो शांति समझौता या अमन वार्ता होनी है, अमन के लिए बातचीत होनी है, उसमें कोई राह जरूर निकलेगी। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से ट्रंप रोज सुबह कुछ शाम कुछ अपनी बातें किया करते हैं, उससे ईरान जो है किसी भी तरह से मुतमईन नजर नहीं आ रहा। ईरान का मानना यह है कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इनके इरादों से साफ जाहिर है कि जो समझौता ये करना चाहते हैं वो दबाव में और धमका करके करना चाहिए। तो अखबार ने इस पर तबसरा किया है कि कोई भी मुल्क अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद है। अगर उसको किसी दबाव में या धमका करके कोई भी फैसला उससे करवाया जाता है तो ये गलत है। और ईरान जो है अपनी इस बात पर अडिग है कि न तो वो परमाणु बम बनाने के हुक्म को अमेरिका के मानेगा और ना ही इस सिलसिले में उसको कोई साजो सामान सौंपेगा। ईरान ने इस नजरिए के बाद साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो सवाल अभी भी बुनियादी सवाल बना हुआ है उस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। तो अब किस बात की वार्ता की बात की जा रही है, किस अमन वार्ता की बातचीत की बात की जा रही है कि पाकिस्तान में होनी है, क्योंकि ईरान ने साफ मना कर दिया है कि वो अब किसी भी बातचीत में शामिल नहीं। जबकि उधर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अमेरिका की तरफ से उनके प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं और ट्रंप भी पहुंचे। लेकिन ईरान के रुख से अब ये लगने लगा है कि वो शायद इस बातचीत या उसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि उसका अपना कहना यह है कि जिस तरीके से हमने दो बातें कही थी कि ईरान को अपनी मान्यता मिलना चाहिए, यानी जो मुल्क की बेहतरी का फैसला उसे लेना है वो उसको मान्यता मिलनी चाहिए। और दूसरा, ये लेबनान में किसी भी तरह से हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन इसराइल ने लेबनान पर हमला जारी रखा है और वहाँ लोग मारे जा रहे हैं। तो इस तरीके से ईरान ने अपना नजरिया साफ कर दिया है। और इसके अलावा हुर्मुज मार्ग जो है जिधर से सारी दुनिया के लिए शिप जाते हैं तेल और ईंधन लेकर के, तो उसमें भी जो अमेरिका ने जिस तरीके से जो है अपना नाकाबंदी शुरू की थी उसको भी बड़ा सख्ती से ईरान ने मना किया है। और जबकि दो ईरान के जहाज को अमेरिका ने जब्त भी किया है। तो अब एक नया इशू और खड़ा हो गया हुर्मुज को लेकर के कि अमेरिका जो है वो किसी भी तरीके से ईरान को नीचा दिखाने के लिए या अपने दबाव बनाने के लिए अपनी कार्रवाई बढ़ा हुआ है। और उधर अमन के लिए बातचीत की भी बात कर रहा है। अब ये ईरान का कहना है कि अगर अमन के लिए बातचीत होनी हो तो हुर्मुज पर ये क्या हो रहा है। अब अमेरिका पहले अपनी नाकाबंदी वहाँ हटाए तो फिर बातचीत की बात सोची जाएगी। तो इस तरीके से अब ईरान ने किसी भी बातचीत में शामिल नहीं होने के साफ तौर पर इशारा दे दिया है। और बहरहाल कुछ भी हो, ईरान को अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीयत साफ नजर नहीं आ रही है। ईरान ने इस मामले में साफ तौर पर कह दिया है कि ईरान दरअसल जो चाहता है कि दबाव में हम उसको अपना सारा परमाणु का साजो सामान और जितना भी हमारे पास उसका संयंत्र और जो सामान है वो उसको सौंप देंगे, तो ये उसकी गलत सोच। तो इस तरीके से अब ये बात सारी दुनिया में कही जा रही है कि अगर जिस सवाल को लेकर के समझौता की ये बैठक बुलाई जा रही है इस्लामाबाद में, अगर वो बुनियादी सवाल बना हुआ है और उस पर कोई नहीं फैसला होना है, यानी ईरान कभी मानेगा नहीं और अमेरिका बगैर उसके कोई बात करने को तैयार नहीं। जब वो बात नहीं होती है कि नहीं नहीं हम परमाणु बनाने के लिए आज़ाद रहेंगे हम भी सारे मुल्क की तरीके से, तो वहीं जा करके जो अमेरिका टेढ़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं फिर तो हम हमला करेंगे। तो इस तरीके से जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपना रुख अपनाए हुए हैं उसमें अमेरिका जो है वो खुद अपना नुकसान कर रहा है।
क्योंकि अब अमेरिका के लोग भी इस बात से नाराज रहने लगे हैं कि ट्रम्प जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं और उन्हें इस तरह की जंग को नहीं करना चाहिए। तो अब शायद इस बात को ट्रम्प समझ रहे हैं और इसी तरह से वो दिखावे के लिए समझौते की बातचीत करना चाहते हैं कि सारी दुनिया में ये संदेश जाए कि हम तो समझौता चाहते हैं, ईरान नहीं चाहते। लेकिन समझौता की बात बुनियाद जो है कि बातचीत जो होगी किस उसकी बुनियाद क्या है उसको मान सुनने को तैयार नहीं। यानी लेबनान पर हमला होता रहेगा और पूरा परमाणु का सामान हमको मिल जाना चाहिए, तब जाकर ईरान को हम कोई बातचीत करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो बातचीत होने के लिए रास्ता भी तो बंद किए है अमेरिका। तो अब वो अपना संदेश भले ही दे कि हम तो बातचीत के लिए राजी हैं, अब दिखावे के लिए कह रहा है। तो बहरहाल सारी दुनिया इस बात को देख रही है। अब अमेरिका के लिए ये मुश्किल बढ़ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। बहरहाल इस पर वो एक शेर है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या होगा। अब आप शांति की बात सारी इससे जंग ईरान से जंग के पहले करते रहे कि मैं सारे मुल्क में झगड़े निपटवाता रहा, मुझे शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, ये वो तमाम बातें डोनाल्ड ट्रंप करते रहे, सारे मुल्क से एक अपील करते रहे कि हमको जो है शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। हमने अपने देशों के बीच युद्ध रुकवाया जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे जाते। तो खुद अब वो क्या कर रहे हैं। बहरहाल ये गालिब का जो शेर है कि सब कुछ लिखा के होश में आए तो क्या होगा। और इसके अलावा जो हौसला और जो अब तेवर अपना ईरान अपनाए हुए हैं उसको लेकर के भी एक हिंदी फिल्म में एक गाना था, वो याद आने लगता है कि उसमें ये है कि हंसते हुए आते हैं सब, रोता हुआ वो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। उसमें एक लाइन आगे है जाकर के जिसमें ये है कि जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपनी साथ लेकर जाएगी। यानी ईरान को ये पता चल गया है मरना है तो अब हम अब मौत से दोस्ती करेंगे, यानी मौत को महबूबा बनाएंगे। तो शायद ट्रंप को ये बात समझ में नहीं आई है और ये गाने की हर लाइन जो है ईरान के इरादे और उसके मजबूत हौसलों को देख के साफ जाहिर होती है कि ईरान को अमेरिका अब किसी भी तरीके से दबा नहीं सकता। बहरहाल अब देखिए क्या होता है। पश्चिम एशिया में तो इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, सारी दुनिया की निगाहें उधर लगी हुई है। जंग अगर हुई तो फिर बुरे हालात पैदा होंगे। फिलहाल तो सहमे डरे सहमे हुए हैं कि महंगाई वैसे ही बढ़ गई है, हर चीज के दाम बेतहाशा। हिंदुस्तान में आप देखिए भारत के अंदर हर चीज का दाम बढ़ गया है। कोई भी कारीगर किसी से कोई बात करो तो कहता है साहब पहले इतने की थी, 100 की थी, अब 300 की होगी। किसी बात को लेकर के यही लोग खौफजदा हैं कि अगर आगे हुए और पेट्रोल ईंधन बंद हुआ तो क्या होगा। बहरहाल इसके अलावा देश के अंदर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर माहौल बना हुआ है उसको भी लेकर के अखबारों ने जबरदस्त तबसरा किया है। अखबार लिखते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा जा रहा है या कि जंग जैसी तैयारियां चल रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे जंग लड़ी जा रही है। हैरत की तो यह बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी महिला आरक्षण को लेकर के, वुमेन्स रिजर्वेशन को लेकर के रैली तक निकालने की बात करती रही है, वह एक महिला मुख्यमंत्री, एक महिला चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इतनी बड़ी ताकत लगा दी है। पूरे देश की फौज और सेना अरे वो वहाँ पर ताकत लगी हुई, सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियां लगी हुई हैं। और जो मंजर टीवी पर देखने को मिल रहा है उससे ये लगता है कि जैसे लगता है कोई बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। बहरहाल को ले दे करके ये है कि आज वहाँ पर मतदान हुआ भी है और काफी टकराव भी लोगों के बीच हुआ है। बताया जा रहा है कि कई जगहों पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के लोगों के बीच में आपस में टकराव हुआ है, मारपीट हुई है। खैर अब 4 मई का इंतजार सबको रहेगा जब इसका रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन इससे इस इलेक्शन को लेकर के पिछले 15 दिनों से जो हालात पश्चिम बंगाल के चल रहे थे उसमें ये बात जरूर देखने को मिली कि चुनाव आयोग से लेकर के पुलिस प्रशासन हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को बैठा रखा था और ममता बनर्जी के हाथ पांव को एकदम बांधने की तैयारी थी। बहरहाल जिस तरह से अब चुनाव हुआ है इसमें अगर बीजेपी नहीं जीतती है तो बहुत ही उसकी तौहीन होगी और बहुत ही अजब दौर से उसको गुजरना पड़ेगा। जबकि तृणमूल कांग्रेस का दावा ये है कि चौथी बार हमारी सरकार बनेगी। हालांकि बीजेपी अपने दावे पर चल रही है कि अब वो परिवर्तन करके तृणमूल कांग्रेस की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। देखिए बहरहाल 4 मई के बाद क्या होता है। और उधर महिला आरक्षण को लेकर के भारतीय बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया लोगों ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो किसी भी हाल में महिला आरक्षण बिल के विरोध में कोई रैली वैली में शामिल ना हो। और इसमें मजेदार बात यह है कि दोनों ही पार्टी के नेता यानी बहुजन समाज पार्टी की तो मुखिया ही महिला हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दोनों ही इस बात को कह रहे हैं कि बिल जब 2023 में पास हो चुका है तब नए बिल की लाने की आड़ में परिसीमन का खेल क्यों खेला जा रहा है। यानी सीट बढ़ा करके उसमें भी महिलाओं को आरक्षण देने की बात कह के भारतीय जनता पार्टी सारी सीटों को जीत अपने हक में
तैयार करने की कोशिश। बहरहाल अभी तो फिलहाल मामला टला हुआ है, बिल पास नहीं हो पाया ये, और महिला आरक्षण बिल ना हो करके उस तरीके से परिसीमन का मामला पर आकर के ही फंस गया, जिसे बिल पास नहीं हो पाया, वरना सारे बिल तो बीजेपी की सरकार पास करा लेती है। इसके अलावा बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आई पैक के मामले की सुनवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की को लेकर काफी टिप्पणी। उन्होंने कहा कि किसी जांच में अगर चीफ मिनिस्टर हस्तक्षेप करे तो ये संविधान को खतरे में डालने वाली बात मानी। जिस तरह से आई पैक की जांच के दौरान ये बात सामने आई थी कि एक मुख्यमंत्री ने, ममता बनर्जी ने, अपने डीजीपी के साथ, अपने सरकार के डीजीपी के साथ जा करके वहां पर हस्तक्षेप किया था, कुछ फाइल पत्रावली ले ली थी। उससे केंद्र के बीच और राज्य के बीच बहुत बड़ा टकराव शुरू हो गया था। अब ये मामला कोर्ट में है। बहरहाल कोर्ट ने इस पर बहुत ही जबरदस्त तीखी टिप्पणी की, कहा कि चीफ मिनिस्टर के लिए ये शोभा नहीं देता कि वो जांच में हस्तक्षेप करे। ये बिल्कुल पूरी तरीके से आइन को खतरे में डालने वाली बात है। बहरहाल अब देखिए इसमें कोर्ट आगे क्या फैसला लेती है। इस बीच जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने रहेंगे और कार्यकारी अध्यक्ष को उन्होंने ऐलान कर दिया है। अपनी नई टीम में उन्होंने 24 नए पदाधिकारियों की घोषणा की। अब इसमें कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, ये बात तो अभी पूरी विस्तार से सामने नहीं आई है, लेकिन बहरहाल अपने तेवर में फिर से नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने नई टीम के साथ अपनी फिर से मजबूत बारी खेलने का दावा किया है। इसके अलावा गुजरात के वलसाड में एक वैन पलट गई, जिसमें 3 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग एक शादी में शिरकत करने जा रहे थे और इसमें 30 सवारियां वैन में सवार थी और अचानक जो है रास्ते में पलट गई, जिससे 6 लोग मौके पर मर गए और इस दर्दनाक हादसे में 3 बच्चे शामिल थे। बहरहाल पुलिस ने बचाव कार्य करके घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया, कई लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज कराया जा रहा है। इसके अलावा बदायूं के बिसौली में एक अजीब और गरीब वाकया आया है और उससे पूरे क्षेत्र में एकदम से खौफ पैदा हो गया है। एक कुत्ते ने 36 लोगों को काट खाया। बताया जाता है कि बदायूं के बिसौला में एक शादी समारोह चल रहा था। सुबह विदाई के वक्त पे एक कुत्ता कहीं से पंडाल में घुस आया और उसने एक एक करके 36 लोगों को काट डाला। वहां भगदड़ मच गई, चीख पुकार मच गई, कुछ लोग भगदड़ में भी गिर के घायल हुए और उसके बाद कुत्ता वहां से भाग निकला और कुत्ता जब गांव पहुंचा तो वहां उसने कई मवेशियों को भी काट खाया। बताया जाता है इस भगदड़ में पुलिस ने किसी तरीके से लोगों को घायल बचाया कुत्ते से और बाकी लोगों को अस्पताल पहुंचा के एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाया गया है और उसके बाद उनको घर पहुंचा दिया गया है। लेकिन बहरहाल कुत्ते को लेकर के अब पुलिस लगी हुई है कि उसको कहाँ ढूंढे, वो भाग निकला है गांव से। तो इस तरीके से 36 लोगों को उसने काट खाया है। अब उससे पूरे क्षेत्र में एक खौफ का माहौल बना। तो दोस्तों आज के तबसरे में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।